दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश के अंदर जो दो अहम चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, दिन प्रतिदिन यहां की स्थिति बदलती जा रही है। अब बदलती कैसे जा रही है? जहां शुरुआत में लगता था कि महाराष्ट्र का चुनाव लोकसभा चुनाव की फोटोकॉपी हो सकती है, जेरॉक्स हो सकती है, लेकिन यह है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। ये अंत में जो खेल खेलती है उसकी एहसास, उसकी मोहरे, उसकी बिसात फिर बड़े बड़े नतमस्तक हो जाते हैं। हरियाणा का चुनाव आपके सामने है। कहा जाता है कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस ने जीती बाजी हार ली, लेकिन हराया किसने? उसी भाजपा ने। अब महाराष्ट्र के चुनाव पर पूरी ताकत सिर्फ भाजपा नहीं झोंकी है। आरएसएस ने भी उस बर्फ को पिघला करके, मोदी और योगी को साथ ला करके महाराष्ट्र के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का जो स्लोगन महाराष्ट्र की जनता को सौंपा है, उससे हिंदुत्ववादी वोटों की एक तरफा भाजपा के पक्ष में जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। हरियाणा की संजीवनी महाराष्ट्र में कोई अहम रोल प्ले करने जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इस पर कोई शक सुबह नहीं होगी कि ये भी अंतोगत्वा हारी बाजी भाजपा महाराष्ट्र में जीतेगी। ये आधे घंटे पौन घंटे की मुलाकात मथुरा में, 1.5 घंटे की मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ, योगी जी कुछ ना कुछ खेल कर जाएंगे और इसका पूरा फायदा महायुति को हो सकता है। दोस्तों, हम विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं कि आखिर ये नया अंजाम कैसे भाजपा ने पाने की कोशिश की, बल्कि सफलता उसके आसपास आ रही है। उसके बाद इसका पूरा विस्तृत विवरण आपको हम देते हैं। उसके पहले गुजारिश आपसे करेंगे जो हमेशा हम आपसे करते आए हैं। दोस्तों, दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये आपकी ताकत है। आप इसको जितना मजबूत करेंगे उतना ही हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। एक गुजारिश और, जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं बल्कि आर्थिक योगदान देने के बारे में सोचा है, मैं आपसे गुजारिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में डिटेल से वहां जाके आप कोई भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात सिर्फ महाराष्ट्र के चुनाव की नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन बदलती उस तस्वीर की भी है जिसकी उम्मीद नहीं थी। सवाल इस बात का नहीं था कि महाराष्ट्र में भाजपा कैसे बाजी को जीतेगी या यहां पे महाविकास आघाड़ी बाजी मान ले जाएगा। अंतिम समय पे, अंतिम क्षण जो फैसले होते हैं, उसकी बाजी भाजपा के पक्ष में जाती है। यहां अगर मोदी का जादू चल गया, अगर सच बोलें तो अगर मोदी और योगी का जादू महाराष्ट्र के अंदर चल गया तो विश्वास मानिएगा आरएसएस को भी बैकफुट पे होना पड़ेगा, और योगी ही नहीं बल्कि मोदी और योगी की जोड़ी नंबर 1 और 2 हिंदुस्तान के अंदर कुछ नया आयाम लिखने को तैयार होगी। यहां पे महाविकास आघाड़ी कि डू और डाई की कहानी है, करो या मरो की। अगर यहां पे महाराष्ट्र से जीत लिया तो जिंदा रहने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि जिंदा रहना है तो जिंदा नजर आना चाहिए। अगर महाराष्ट्र हारा महाविकास आघाड़ी तो याद रखिएगा लंबे समय तक राहुल गांधी की कांग्रेस, मैं राहुल गांधी क्यों कह रहा हूं, क्यों राहुल गांधी ही मेन करता धरता है, राहुल गांधी की कांग्रेस को कहीं ना कहीं शांत होकर किसी कोने में बैठ जाना पड़ेगा। इसलिए लड़ाई करो मरो की है। अब देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जो रविवार की शाम तक नहीं था और सोमवार की सुबह हो गया, वो एक अद्भुत है।
मनोज जरांगे पाटिल, जिसकी राजनीति मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण को लेकर चल रही थी, शरद पवार के अत्यंत करीबी बताए जाते थे। फर्नांडीज ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया था, उनके विरोध की राजनीति की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने कसम खाई थी कि हम फर्नांडीज और उनकी पार्टी को हरा के दम लेंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि 20 से 25 हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे जिससे कि महायुति को हराया जा सके, लेकिन ऐसा क्या हुआ? संडे को जो एक कोशिश चल रही थी कि हम उम्मीदवार उतार रहे हैं, मंडे को सुबह होती होती स्थितियां बदल गईं और उन्होंने कहा कि हम अपने सारे कैंडिडेट को वापस ले रहे हैं। ये कौन सा दबाव था? ये कौन सी राजनीति थी? ये कौन सा मोहरा था? ये कौन सी ऐसी बिसात बिछाई गई थी? और ये किसके पक्ष में बिसात थी जो मोहरे थी? अब दोनों की अपनी अपनी परिभाषाएं, अपनी डिफिनेशन है। भाजपा का कहना है कि उनका आंदोलन सरकार के खिलाफ था और अब उन्होंने सरकार के खिलाफ कैंडिडेट उतारने की बात की थी, लेकिन महाराष्ट्र मनुष्य की जो दबाव था, जो महाराष्ट्र की परिस्थितियां थी, उसका जो दबाव था, उसके कारण उनको बैकफुट पे आना पड़ा और उन्होंने ये फैसला किया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां तक उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो महाविकास अघाड़ी का समर्थन करते तो निश्चित रूप से ये होता कि उन्होंने महायुति का विरोध किया, लेकिन स्थितियां ये नहीं है। उन्होंने कहा हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे। बहुत साफ है कि अब मराठी मानुष का जो वोट है वो सीधे महायुति को जाएगा, जबकि महाविकास अघाड़ी कहता है कि नहीं, जो वोट डिवाइड होना था पहले, मेरा नुकसान होना था, अब ये सारा वोट जो मराठी वोट बैंक है वो महाविकास अघाड़ी को जाएगा। देखिए, परिभाषाएं अलग हैं, डिफिनेशन अलग हैं। कौन इस बात की को तय करेगा? कौन इस बात के अंदर इसकी डेप्थ में जाएगा कि ये वोट बैंक किसके पक्ष में था और किसके पक्ष में जा रहा है? परिस्थितियां बदल रही हैं। मैं एक बार 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 कह रहा हूं, परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही हैं और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो माहौल उसके पक्ष में जाता है जिसके पक्ष में नहीं होता है। कुछ ये चुनाव पहले महाविकास अघाड़ी के पक्ष में था। हम ये नहीं कह रहे कि आज खत्म हो गया है, लेकिन यू टर्न ले रहा है। ये कहां तक जाएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात दोस्तों बहुत साफ है कि महाराष्ट्र का जो मराठी मानुष है वो शांतप्रिय है, शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, इस पर कोई शक शुबा ही नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मनोज जरांगे पाटिल सिर्फ शांत होकर बैठ जाएंगे या उन्होंने कोई और दांव खेला है? ये दांव किसके पक्ष में गया है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अब एक बात तो है कि महाराष्ट्र की आबो हवा बदल रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां पहले थी अब वो परिस्थितियां नहीं। इसका पूरा फायदा महायुति को मिल सकता है, क्योंकि आरएसएस ने जो पृष्ठभूमि तैयार की थी इस चुनाव के लेकर के, उस पर वो सफल हो रही है। आरएसएस चाहता था कि मोदी और योगी के बीच में जो बर्फ जमी हुई उसको पिघलाया जाए, और मथुरा और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद तो बर्फ पिघलना शुरू हो गई। और आरएसएस की कोशिश ये है कि हिंदुत्ववादी वोट को इकट्ठा करने के लिए जितनी रैलियां मोदी और योगी की एक साथ महाराष्ट्र में कराई जाएगी उतना फायदा होगा। दूसरा, वो स्लोगन मरेंगे तो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये स्लोगन आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं ना कहीं महायुति के पक्ष में जाएगा। अब उसको भी डिफाइन करने का एक अलग अलग रास्ता लोगों ने अपनाया है। बटोगे तो कटोगे मतलब यह है कि आप साथ रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। अगर आप डिवाइड होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा, और जो लोग जिनके पक्ष में वोट जाता है उनको भी नुकसान होगा। अब डिफाइन करने की अपनी अलग अलग बातें हैं, लेकिन मकसद वही हाल है कि निगाह तो मछली की आंख पर है, उसको डिफाइन जैसे भी करना कर लो। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि नागपुर ऐसे ही वक्त की तलाश में था जब पूरे माहौल को एक हिंदुत्ववादी माहौल बना के, मराठी मनुष्य के पक्ष में बना करके चुनाव को आके खड़ा किया जाए, और इसमें योगी की प्रखरवादी जो छवि है उसका पूरा इस्तेमाल महाराष्ट्र के चुनाव में कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जितना मोदी और योगी की रैली होगी महाराष्ट्र के अंदर उतना माहौल बदलेगा, और ये माहौल अगर दिन प्रतिदिन बदलता गया
तो हरियाणा का अतीत वर्तमान में बदल सकता है। जो वर्तमान हरियाणा का था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी तमन्ना नहीं थी, लोगों को लग रहा था कि चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन देखिए क्या हुआ। परिस्थितियां ऐसी हुई कि सब कुछ बदल गया। अब देखिए, इस पूरे अगर प्रकरण को देखिए एक तरह से, तो भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। सिर्फ तैयारी एक ही नहीं है। अगर महाविकास अघाड़ी में एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और चूक राहुल गांधी से नहीं हुई, राहुल गांधी की शराफत से हुई। राहुल गांधी की शराफत के कारण आज महाविकास अघाड़ी को नुकसान हो रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे, जिनका एक वोट बैंक था, डिवाइड हो गया, फिर भी वो वहां दादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार जो पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके थे महाराष्ट्र की राजनीति में, उनको जो 50 सीटों की उम्मीद नहीं थी, वो 80-90 सीट पाके बैठ गए। सवाल इस बात का है कि अगर भाजपा ने तो अगर सिंधु को भी टिकट दिया, सीटें दी, तो वहां भी अपने कैंडिडेट को लड़वाया कि तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं, मेरे कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि मात्र 15-20 सीट ज्यादा कांग्रेस को मिली, 100 के आसपास की आंकड़े पेट की हुई है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कम से कम 150 सीट, 140 सीट कांग्रेस को लड़ाई होती, तो 100% ये था कि महाविकास अघाड़ी सत्ता में वापसी करती। वापसी इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले सत्ता में आ चुकी थी, बाद में अलग थलग हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी चूक है। ये अपने आप को सुपर मास्टर पैदा करने की जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने चाल चली, उसका नुकसान उनको खुद उठाना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है, सिंधे बहुत परेशान हो चुके हैं। सिंधे को दूध की मक्खी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने अलग थलग फेंक दिया है। कयास तो ये भी है कि चुनाव के बाद सिंधे कहीं ना कहीं शरद पवार के संपर्क में रह सकते हैं। ये खेल अभी महाराष्ट्र की राजनीति बहुत बदलेगा। लेकिन देखिए दूसरा खेल क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? शुरुआत में शांत बैठी रही, सिंधु को सर्वमान्य नेता बना के बैठाई रही, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे अपने पास से फेंक दिए। सिंधु को ऐसा फेंका कि ना घर के हुए ना घाट के। 150-52 सीट पर लड़ने वाली भाजपा ने जो सिंधु को सीट दी, उसमें भी 10 से 15 सीटें अपने लोगों को अपने कैंडिडेट दे दिए, यानी 170 के आसपास पहुंच गई। अब भाजपा ये जानती है कि उसको अगर महाराष्ट्र में चुनाव महायुति जीतती है तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं थी। सिंधु को इस बात का एहसास भी नहीं था कि भाजपा लास्ट में उनको ऐसा धोखा दे सकती है, लेकिन भाजपा है। भाजपा का अतीत इस बात का गवाह है कि उसने अपने सारे साथियों के साथ ऐसे ही किया है। शिवसेना आज कहां खड़ी है, किसने छोड़ा? ऐसे तमाम दल हैं जिनका फायदा उठा के भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट मोमेंट पे अपने जो फैसले किए वो अपने पक्ष में किए हैं। नीतीश कुमार ने कितनी बार देखा है तमाशा। ऐसे में जो भाजपा की रणनीति ये है कि 150 से 52 सीट पर खुद लड़ी, सिंधे के जो 50 कैंडिडेट थे, 50-60, उसमें भी 10-12 कैंडिडेट अपनी। साइना एनसी आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, शाम तक भाजपा के पक्ष में बोली, दूसरी सिंधे के कैंडिडेट हो गई। उनका विवाद भी आगे काफी गहरा गया। तो ये जो चीजें हुई हैं, भाजपा ने बहुत फूक फूक के कदम उठाए हैं और अंतिम समय पे अपने मोहरे चले हैं, जिससे कि उसका कोई विरोध ना कर सके। अजीत दादा पवार की हैसियत नहीं थी कि वो भाजपा से कोई ब्लैकमेल कर पाते। उनको जो दे दिया गया उसमें खुश हो गए, क्योंकि उनकी हैसियत तो 50 सीटों की भी नहीं थी। लेकिन उनको सीटें ज्यादा क्यों दी गई, उसका भी कारण है कि अजीत सिंधु को भी खत निपटाना चाहते थे, जिससे उनका डिप्टी सीएम पद बना रहे। और यही कारण है कि फर्नांडीज और अजीत दादा पवार एक हो गए और उन्होंने सिंधे का काम लगा दिया। अब सिंधे की भविष्य की राजनीति क्या होगी तो चुनाव के बाद पता चलेगा। सिंधे क्या करेंगे, सिंधे वापसी करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे करेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी बहुत सारे। दूसरी बात देखिए दोस्तों, एक बहुत क्लियर सी बात है, महाराष्ट्र का चुनाव आयोग ने वैसे ही फंसा रखा है। पहले तो लेट अनाउंसमेंट किया, बाद में चुनाव परिणाम के बाद केवल 72 घंटे का टाइम दिया। 72 घंटे का मतलब क्या होता है, अगर कहीं चुनाव परिणाम के अंदर मामला फंसता है तो 72 घंटे के अंदर सरकार का गठन होना नहीं हुआ तो राज्यपाल कौन है, क्या है, कैसे है, बताने की जरूरत है क्या?
ये चुनाव आयोग ने कैसी व्यवस्था की है, किसके लिए की है, क्यों की है? सवाल विपक्ष उठाता रहा, उठाता रहेगा, होता कुछ नहीं है। होता वही है जो दिल्ली की सत्ता चाहती है। और दिल्ली की सत्ता ये चाहती है कि एन के इन कारण महाराष्ट्र की कुर्सी, महाराष्ट्र की राजनीति में उसकी वापसी होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुस्तान का एक आर्थिक राजधानी है और किसी भी कीमत पर बड़े बड़े मठाधीश, बड़े उद्योगपति का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहते कि भाजपा महाराष्ट्र से जाए। तो ये खेल सिर्फ भाजपा का नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की निगाह भी इस महाराष्ट्र पर लगी है, कैसे महाराष्ट्र को बचाया जाए और भाजपा की झोली में डाला जाए। अगर महाविकास अघाड़ी ने इस बात को समझा होता तो आज महाराष्ट्र उसके खाते में जा सकता था। आपकी छोटी छोटी चूक और हरियाणा में कांग्रेस की हार से जो राहुल गांधी को अंडर प्रेशर किया गया, उसी की राजनीति के तहत उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने सीटें तो ज्यादा ले ली, लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उद्धव ठाकरे इस लायक नहीं है कि वो महाराष्ट्र के सीएम बने, लेकिन उनकी चाह से भी इसमें थी कि अब सीएम बनो, सीएम बनो। जब सरकार ही रहेगी, सीएम क्या बनोगे? तुम्हारा बेटा चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा अभी तो ये भी नहीं पता है। इन तमाम मोहरों के बीच में, तमाम वायदों के बीच में, तमाम बिसात के बीच में चुनाव तो महाराष्ट्र का पूरी तरह फंस चुका है। लेकिन अब जो यू टर्न ले रहा है वो लगता है कि मोदी और योगी की जोड़ी महाराष्ट्र के अंदर कुछ खेल कर जाएगी और नागपुर का जो दिशा निर्देश था शायद वो उसके पक्ष में जा सकता है। महाराष्ट्र की बाजी शायद भाजपा के पक्ष में जा रही है, जिसकी उम्मीद पहले नहीं थी। दोस्तों, आपको ये हमारा एनालिसिस विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।